अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ एजेंसी, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एजेंसी, व्हेन एन एजेंट कैन डू एनी एक्ट इन इमरजेंसी एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब एजेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने क्लियर करनी है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 182 डिफाइंस डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट एनीवन इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के सामने कोई भी शख्स अपने किसी भी शख्स को, स्पेसिफिकली किसी शख्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं एजेंट। और जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। सेक्शन नंबर 182 ने हमें डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी एजेंट की एंड प्रिंसिपल की। अब एक आपका जो वकील है, एडवोकेट है, वो होता है एजेंट और उसका जो क्लाइंट है वो होता है प्रिंसिपल। और सब एजेंट क्या होता है? सब एजेंट मीन्स कि अगर वकील अपने बिहाफ पे अपने किसी एसोसिएट या अपने किसी मुंशी या अपने किसी जूनियर को सेंड कर देता है तारीख वगैरह लेने के लिए, डेट वगैरह लेने के लिए, या फिर जो है केस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, उसको हम सब एजेंट कहते हैं। 183 डिफाइंस हु में एम्प्लॉय एजेंट, कि कौन शख्स जो है एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट, यानी कौन एलिजिबल है। वेरी सिंपलेस्ट 183 डिस्क्राइब्स के कोई भी साउंड माइंड और जो कि एज ऑफ मेजोरिटी में है, 18 ईयर्स ओल्ड एंड साउंड माइंड। उसके बाद सेक्शन नंबर 184 डिस्क्राइब्स हु कैन बिकम एन एजेंट, एजेंट कौन बन सकता है। फिर वही क्राइटेरिया आ गया, कौन सा? साउंड माइंड होना चाहिए और जो है हमारे पास इन सिंपल मैनर साउंड माइंड होने के साथ साथ एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि मेजर होना चाहिए। उसके बाद 185 जो है हमें कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन मींस के मुआवजा। अगर हम सेक्शन नंबर 25 जनरल कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहां पर हमें बताया गया कि सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, प्रॉमिस, फिर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मुआवजा, बदल। जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आप जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके लिए कंसिडरेशन इज नेसेसरी। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो फिर वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है। लेकिन वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। सेक्शन नंबर 185 इज द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल which is provided in section number 25 of Contract Act 1872। सेक्शन नंबर 185 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। उसके बाद 186 ने डिस्क्राइब किया एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। 186 ने सिंपली कहा कि एजेंट्स की जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर 187 ने फर्दर डिफाइन किया, उसको एलोबरेट किया इम्प्लाइड और एक्सप्रेस को, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है कि कोई भी बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन कोई एग्रीमेंट, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसली इसने जो है कहा है। और इम्प्लाइड मींस कि बाय विच शोज योर कंडक्ट। इम्प्लाइड मींस के जो आपके कंडक्ट को शो करे उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड। फिर 188 ने क्या कहा, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, कि दायरा इख्तियार क्या है एजेंट्स की अथॉरिटी का, एजेंट्स जो है क्या क्या काम कर सकता है। agents is authorized to do any lawful act or which is necessary to do such act। कोई भी lawful act कर सकता है एजेंट on the behalf of his प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो है कोई भी lawful काम कर सकता है। उसके बाद 189 फर्दर क्या कहता है, एजेंट्स अथॉरिटी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि एजेंट जो है आपका वो कौन से, उसकी क्या अथॉरिटी है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। सो वेरी सिंपलेस्ट 189 ने हमें सिंपली कहा कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी एजेंट जो है ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि वो खुद उस चीज का ओनर है। किस तरीके से? लेट सपोज कि आपने एक एजेंट अपॉइंट किया। अब वो एजेंट आपने अपॉइंट किया कि वो डीलिंग करे एक ट्रक की जिसके अंदर कुछ गुड्स हैं। डेफिनेटली जब वो किसी मार्केट के अंदर गया तो उसने ये देखा कि ये जो गुड्स हैं ये गुड्स विद इन 24 आवर्स एक्सपायर हो जाएंगे और
अभी जो इसकी मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस है 2000 या फिर 2000 पर बॉक्स इसकी मार्केट प्राइस है, और कल इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी 4000। डेफिनेटली उसने ये देखा कि अगर विद इन 24 आवर्स में ये बॉक्सेस, ये ट्रक जो अगर सेल ना करूं तो ये सारे के सारा गल सड़ कर एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे वो गुड्स उसके खुद के हैं। तो वो क्या करेगा, वो जो है उसको फौरन ही सेल कर देगा। और अगर उसका प्रिंसिपल ये कह दे कि आपने विदाउट माय परमिशन उसको कैसे सेल किया, तो वो ये कहेगा कि एजेंट्स अथॉरिटी इन द केस ऑफ इमरजेंसी में कोई भी एक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि मैं जो भी एक्ट कर रहा हूँ वो मेरी चीज़ जो है वो मैंने खुद ऑन की है, और जैसे मैं खुद, अगर मेरी चीज़ होती, मैं जैसे एक्ट करता वैसे ही मैं एक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 190 ने ये कहा कि एजेंट्स व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट कब जो है डेलीगेट नहीं कर सकता, यानी कि आपका जो एजेंट है वो कब सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। जब आपने किसी एजेंट को पर्टिकुलरली ये कहा कि आपने ये एक पर्सनली ये परफॉर्म करना है, इन दैट केस एजेंट जो है किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता अपने सब एजेंट को कि आप ये काम करके हैं, क्योंकि आप एज अ प्रिंसिपल आपने जो है उसको ये काम किया दिया है कि आपने पर्सनली ये वर्क खुद करना है। उसके बाद 191 ने डिस्क्राइब किया सब एजेंट। डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट क्या है कि जब कोई भी शख्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट हो, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं सब एजेंट। और सब एजेंट जो है उसका कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता आपके प्रिंसिपल के साथ। A sub-agent is a person employed by or acting under the control of original agent in the business of the agency. सिंपल डेफिनेशन है कि सब एजेंट वो होता है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल हो किसके, एजेंट के। उसके बाद 192 representation of principal by sub agent properly appointed, where a sub agent is properly appointed, the principal is regards third person represented by the sub agent and is bound by the responsible of his acts, and if he were an agent originally appointed by the principal। तो ये कह रहा है कि जब आपने सब एजेंट अपॉइंट करने की अथॉरिटी दी, एक प्रिंसिपल ने सब एजेंट अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी अपने एजेंट को, तो सब एजेंट जो भी एक्ट करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी दी है कि आप जो है अपने लिए सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया 182 से लेके 192 तक। होपफुली आप की जितनी भी क्वेरीज थी इससे रिगार्डिंग क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।